वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। टॉपिक है आज का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये मैंने लेक्चर इसलिए बनाया और अपलोड कर रहा हूँ कि जब मैंने पोलराइजेशन और डाइपोल और फिर पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इसके मुतालिक वीडियो लेक्चर अपलोड किया, तो फिर उसमें मुझे महसूस हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में भी कुछ बताना चाहिए और इंसुलेटर के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। दोनों में बड़ी एक फाइन लाइन है और बज़ाहिर तो लगता है कि जो भी इंसुलेटर है वो डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो मैं एक वीडियो मैंने ही बनाई है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे, एक मैं बना रहा हूँ जो कि डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर, उनका फ़र्क होगा उसमें वाज़े कंपैरिजन दिया दूंगा मैं पूरा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कोई कैपेसिटर है तो बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम तो इंसुलेटर भी हो गया, या कोई और मटेरियल उसके बीच में है तो वो इंसुलेटर भी तो को भी, यानी कि इंसुलेशन के लिए भी तो काम आ रहा है। यानी कि वो गैप जो है वो गैप में आयोनाइज तो नहीं हो रहा ना एक सर्टेन वोल्टेज तक। तो वो मैंने फ़र्क किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पोलराइजेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल और जो ये डाइलेक्ट्रिक टेस्टिंग और इसके ऊपर जब ये सब चीज़ें आ रही हैं तो फिर इसके ऊपर एक बनाया जाए। तो अब मैं आगे चलता हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ये है और उसमें फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी एक वो है एक एक यूनिट है जो कि डायमेंशन लेस एक रेशियो है। अब को छोटा छोटा मैंने लिखने की कोशिश की है और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि मेरा लेक्चर ये वाला जो है पोलराइजेशन पे ज़रूर चेक करें। तो डाइलेक्ट्रिक की जो मेन कहना चाहिए एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है चार्जेस के अंदर पोलराइजेशन पैदा होता है। यानी इसमें जैसे मैंने बताया ना, प्लस और माइनस की तरफ अपना मुंह अलग अलग वो न्यूक्लियस से करके थोड़ा थोड़ा स्लाइटली शिफ्ट होते हैं, और वो एक पेयर जो है उसको डाइपोल कहते हैं, और वो जो पोलराइजेशन इस अमल को कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो इस तरह से वो रीअलाइनमेंट होते हैं। जो रीअलाइनमेंट है और जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिससे कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये इनकी कंडक्टिविटी तो पुअर होती है, और लेकिन इसके अंदर जो होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर करने की खासियत होती है, सलाहियत होती है। एनर्जी इसके अंदर बिजली की एनर्जी स्टोर हो जाती है। यानी कि अगर आप दो मेटल की प्लेट ले लें और बीच में ये मटेरियल जो यानी एयर ही है आप देखें पुराने ज़माने के रेडियो में होते थे ना जो कि कैपेसिटर गैंग कैपेसिटर कहते थे, और वो चेंज करें आप तो ट्यूनिंग चेंज होती थी, तो बीच में एयर होती थी ना उसके। तो इस तरह की चीज़ तो बहुत ज़माने से आप देख रहे होंगे हमेशा से इस्तेमाल में थी, और अब रफ्ता रफ्ता उनकी शक्ल बदल गई। तो ये मटेरियल को ज़्यादा जिसका इस्तेमाल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो असल में कैपेसिटर बनाने के लिए या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ एक थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल कैन बी इंसुलेटर, बट नॉट ऑल इंसुलेटर आर नेसेसरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर लिख दिया है, और ये मुझे लग रहा है कि ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, यानी कि ऑल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए। कैन बी इंसुलेटर बट नॉट ऑल इंसुलेटर आर नेसेसरी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो ये इस तरह है, ये गलत यहाँ पे लिख गया। ऑल डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल कैन बी इंसुलेटर बट नॉट ऑल इंसुलेटर आर नेसेसरी डाई इलेक्ट्रिक। जैसे कि कॉटन है, वुड है, प्लास्टिक है, माइका है, वो इंसुलेटर है ना, लेकिन वो एनर्जी इस तरह इतनी स्टोर नहीं करते। तो इसको ज़रा मैं करेक्शन कर दूंगा, आप इसको लाल वाले को देख लीजिएगा। अब इसका दूसरा नाम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है कि एनर्जी जो भी स्टोर हो रही है उसका रेशियो, जितनी के अगर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता और वैक्यूम होता तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती, तो उसका रेशियो है। ठीक है ना, उस कैपेसिटेंस का रेशियो है। और इसी का दूसरा नाम जो है रिलेटिव परमिटिविटी भी है। ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक चीज़ है, और दोनों ही मेजर हैं कि हाउ मच मटेरियल कैन a dielectric store with reference to the charge which can be stored with a vacuum between the two plates।
ठीक है ना। वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक में कि जितनी एनर्जी स्टोर हो और उसका रेशो लिया जाए अगर किसी और मटेरियल से, जो कि आपके कोई भी मटेरियल हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है, वाटर हो सकता है, और बहुत सी दो चार चीज़ें जो भी हैं। तो ये है। और ख़ास बात ये है कि जो क्या नाम है, कैपेसिटी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वैक्यूम का 1 होता है और एयर का 1.00 कुछ होता है, आगे मैंने बताया हुआ है। तो आमतौर पे क्या करते हैं कि वैक्यूम कहाँ से क्रिएट करेंगे, एयर में देख लेते हैं कि कितनी उसकी कैपेसिटी, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, और उसको दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें कितनी हो रही है, उसका जो रेशो लेते हैं। तो आमतौर पे डेफिनेशन तो यही है कि फ्री स्पेस या वैक्यूम के से रेशो लें, लेकिन आमतौर पे फिर जो एयर है ना उसको ही समझ लेते हैं कि तकरीबन वैक्यूम है, क्योंकि दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप देखेंगे बिल्कुल तकरीबन बराबर हैं। तो ये है, और जितनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका हाई होगा उतना उसके अंदर कैपेसिटेंस या चार्ज वगैरह स्टोर होगा। इसको जो है रेशो को डिनोट करते हैं कप्पा, ग्रीक लेटर है कप्पा और के। तो आमतौर पर जब के लिखा हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही हो तो उसको के, वो अंग्रेज़ी वाला के नहीं है बल्कि ये ग्रीक वाला के है, और इसका पूरा नाम है कप्पा। तो मैंने ख़ास तौर पे यहाँ लिख दिया है। अब देखें ना, यहाँ मैंने बता दिया रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू वैक्यूम। ये सी जो है ये मटेरियल में है, जो भी मटेरियल आपका है, और सी नाट जो है वो वैक्यूम में है। और ये रेशियो परमिटिविटी ऑफ द टू वैक्यूम है, ये देखें ये एप्सिलॉन जो है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नाट, ये एप्सिलॉन नाट जो है ये वैक्यूम का है। तो ये वैक्यूम की जगह एयर ले लेते हैं जनरल काम चलाने के लिए, क्योंकि दोनों की बराबर है तकरीबन। और यहाँ पर ही मैंने इसके सबके ये लिख दिया, जो कि आप इसको देख भी सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सारा कुछ है, ये सारा कुछ है। तो कप्पा याद रख लें कि सी बाई सी नाट या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नाट। जो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और कांस्टेंट देखे ना, एयर और इसमें क्या फ़र्क है, वैक्यूम में कुछ नहीं है ना। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए सी और सी नाट जो है, डिफिनेशन जब पूछें आपसे आप यही बताएं, कैपेबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोरेज या कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक, जो भी पार्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक है, डिवाइडेड बाई दी कैपेबिलिटी और द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। और वैक्यूम की जगह एयर से काम चलाएं, क्यों, डेफिनेशन वही बताएं, कैलकुलेशन में एयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, और इसके हिसाब से आप देखें कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिए हुए हैं। तो सिर्फ ये मैंने इसलिए बनाया है कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर का फ़र्क, और फिर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन और इंसुलेशन की पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, और डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन रेट, ये सब जब आपको मैंने टेस्ट के ऊपर लोड किए हैं लेक्चर, तो इसका मतलब है कि फिर हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। देखें है कन्फ्यूजन कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, जब तक आप इसको गौर से मेरे इस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो मुझे 99% यही उम्मीद है कि वो दोनों को एक ही चीज़ समझा जाता है, कुछ फ़र्क ऐसा महसूस होता नहीं है। अब फैक्टर इफेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है या किससे इफेक्ट होता है। टेम्परेचर पे देखो, ये देखें there is an increase in the dipole moment of the material which increases the value of the dielectric constant. टेम्परेचर से बढ़ जाता है। टेम्परेचर at which dielectric constant start increasing is referred to as transition temperature. If the temperature is raised above the transition temperature, then there is a continuous decrease in the dielectric constant. तो ये सब चीज़ें आप कि मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिख दी हैं, अगर आप उसको नहीं भी इंटरेस्ट लेते हैं और आप उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो ना पढ़ें, और कोई इतना वो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन अगर कहीं इंटरव्यू देना पड़े तो मैंने इसलिए डाल दी है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लें, और बल्कि उसको आप याद कर लें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। मतलब अगर डिटेलिंग में ना जाए, आप कहेंगे भी टेम्परेचर, हीटिंग इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वोल्टेज का आप ज़्यादा याद कर लें कि अप्लाइड वोल्टेज सप्लाई टू द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है ना, वेयर एज इट्स वैल्यू गेट डिक्रीज इन द डायरेक्ट करंट। डीसी में कम होती है, एसी में ज़्यादा होती है। मॉइस्चर के साथ भी देखें डिक्रीज है ये वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो आप ये पांचों पॉइंट याद कर लें, वो काफ़ी है, बजाय कि आप उसकी डिटेलिंग में जाएं। मैंने लिख दिया है ताकि कहीं पर अगर आपको ऐसा कोई
आपका इम्तिहान हो या आपका इंटरव्यू हो, तो अगर कोई ऐसा आपको लगे कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी आपकी जॉब कोई ऐसी हो, आपकी जॉब कोई टेस्टिंग की हो, आपकी जॉब कोई ऐसी जगह हो जो कि इंस्टॉलेशन मटेरियल से ज़्यादा वहाँ डीलिंग हो रही हो, केबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ट्रांसफार्म मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो मुख्तलिफ़ तरह के जो मटेरियल यूज़ होते हैं इंस्टॉलेशन में, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप यूटिलिटी में हैं और या इंडस्ट्री में है, किसी और इंडस्ट्री में है, वहाँ सब स्टेशन एक बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा पता हो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर क्या है, उनका रेशो किस चीज़ का रेशो है। शुरू की जो 3 स्लाइडें थी वो आपके लिए बहुत होंगी। अब मेटल का जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल ज़ीरो होती है। तो डाइलेक्ट्रिक की तो यही प्रॉपर्टी है ना कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है ना, चार्ज डेवलप हो जाता है जो कैपेसिटेंस बन जाता है। तो मेटल के अंदर तो कोई भी ऐसा चार्ज डेवलप नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि आप एयर को रेफरेंस ले लें वैक्यूम के लिए। आप वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे कि कैपेसिटेंस बनाएं जो कि वैक्यूम में बनाएं। तो इसको फिर यही करते हैं कि आप वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इन प्लेस टू इट्स वैल्यू व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद एयर। तो एयर को ले लेते हैं जैसे वैक्यूम के बराबर उसको समझ के, ये लिखा हुआ है, ये देखें, सेम एज दैट ऑफ द वैक्यूम। ये मैंने असल में यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ मैंने एयर और आयल और ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है और माइका है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर दी है। अब एक और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखें क्या चीज़ है, वो जो कहते हैं ना कि आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर कितनी है, ऑयल कितनी है, आप टेस्टिंग करते हैं। तो इसलिए मैं ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि ऑयल टेस्टिंग में भी इनका इस्तेमाल है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर भी एक पूरी मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं लोड करूँगा। तो वो तो आपको पता है केवी पर मिलीमीटर या केवी पर सेंटीमीटर होता है। इधर एयर है 30 केवी पर सेंटीमीटर होता है, यहाँ 3 केवी पर मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर में मैंने बेसिक यूनिट में लिख दिया है। एक अलग लेक्चर आपको मिलेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, और आपको कंपैरिजन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वर्सेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मिलेगा, और आपको इंसुलेटर वर्सेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस पे भी एक लेक्चर मिलेगा। तो ये 3-4 लेक्चर मैं लोड कर रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है जिसके लिए ज़रूरी है वो मैंने आपको इस बता दिया है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इसको बहुत ही अगर जहन पे कोई भारी पड़ रहा हो तो ज़्यादा इसको, इसमें टेंशन नहीं आपको लेना है। आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें याद कर लें, मोटी मोटी चीज़ें समझ लें, ताकि वो छोटे मोटे आप जवाब दे सकें। इतना कंसाइज किया है मैंने इसके ऊपर, तो बहुत 40-50-100 पेज भी लिखे हुए हैं किताबों में। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसमें से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने निकाला है और आप लोगों के सामने पेश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको जब ज़रूरत हो तो इसको रेफ़र कर लें।